हेलो डियर लर्नर्स, आइए डिस्कस करते हैं इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक हमें सेंटेंस दिया गया और उसमें हमें ये बताना है कि भाई क्या इस सेंटेंस में कोई हमसे मिस्टेक हुई है। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको कैसे करेक्ट करें, ये बताना है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने लिखा है एक वर्ब को वॉज। ये जो वॉज है ना बच्चे, लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स के बाद में जो हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और वैसे तो लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखे गए जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट लिखा वो इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। और ये इंट्रोड्यूस करने के लिए हु को लिखा गया, तो आप सीधे ये मान सकते हैं कि जो मी हमने लिखा है ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हु को। हु क्या होता है? सब्जेक्ट। अब ध्यान में रखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का होता है वो भी सब्जेक्ट ही माना जाता है, तो उसको नॉमिनेटिव केस में लिखिए। और जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का होता है उसको ऑब्जेक्ट माना जाता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो बेसिक बात जो ध्यान रखने वाली वो ये कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद में लिखे गए नाउन या प्रोनाउन ना सब्जेक्ट होते हैं ना ऑब्जेक्ट होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको सब्जेक्ट मानकर ही नॉमिनेटिव केस में लिखिए, सब्जेक्टिव केस भी जिसे कहते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो फिर उसको ऑब्जेक्ट मानकर ही ऑब्जेक्टिव केस में लिखिए। जैसे सब्जेक्ट वाला ये एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको एक ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल बताता हूं। हमने एक सेंटेंस लिखा, इट वॉज आई whom they blamed। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो ये जो वॉज लिखा है हमारी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है ये। इसके बाद हमें लिखना है क्या? कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब का तो हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा आई। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा है ये कॉम्प्लीमेंट किसका है? सब्जेक्ट का। वर्ब के बाद लिखे गए कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के होते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का, लेकिन सब्जेक्ट किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? हुम को। तो हम सीधे ये मानेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हुम को। अब हुम ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा जो कि मी होता है। तो हम लिख देंगे इट वॉज मी हुम दे ब्लेम्ड। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं इस प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा। यहां यूज कर रहे थे सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, तो सब्जेक्टिव केस में लिखा। आगे देखिए, रजत प्रेफर्स डैश बाई ट्रेन। आप देखेंगे यहाँ एक दो एग्जांपल्स में हमने देन लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने देन लिखा है, यहाँ पर देन लिखा है। आप सबको ये पता होगा कि देन का यूज हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स या कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब्स के साथ, है ना, जहां पे हम कोई कंपैरिजन कर रहे हो। अब ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में हमने कंपैरेटिव डिग्री तो छोड़ो, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब भी नहीं लिखा। प्रेफर्स तो वर्ब होती है। अब हमें सबको पता है कि प्रेफर वर्ब के साथ टू प्रेपोजिशन यूज होती है। जैसे हमने लिखा ही प्रेफर्स हिंदी टू इंग्लिश। तो जब हम ये लिखते हैं ही प्रेफर्स हिंदी टू इंग्लिश, तो हिंदी जो है वो प्रेफर वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश जो है वो टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि हमें ये बात पहले से पता है कि देन का यूज कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ होता है, कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव से एडवर्ब्स में होती है। यहां हमारे पास कोई एडजेक्टिव एडवर्ब है नहीं, वर्ब लिखी हुई है, तो देन तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। दूसरी बात, हमें ये पता है कि प्रेफर के बाद में जो हम टू लिखते हैं, प्रेफर के ऑब्जेक्ट के बाद जो हम टू लिखते हैं वो टू प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन के बाद में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है जो कि कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर हम किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्रेपोजिशन का, तो जेरेंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जो हमने ट्रेवल लिखा है जेरेंड फॉर्म तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ये रहा हमारा आंसर। ट्रेवलिंग बाय बस जो है ये ऑब्जेक्ट है प्रेफर वर्ब का। ट्रेवलिंग बाय ट्रेन है ये ऑब्जेक्ट है टू प्रेपोजिशन का। तो आंसर हो जाएगा रजत प्रेफर्स ट्रेवलिंग बाय बस टू ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। अब इसी को ना मैं प्रेफर वर्ब से रिलेटेड एक दो छोटे छोटे यूजेस आपको और याद दिलाता हूं, उनका भी ध्यान रखना है। देखो, हमने एक सेंटेंस लिखा, ही प्रेफर्स टू सिंग। दूसरा हमने लिखा ही प्रेफर्स डांसिंग। ठीक है। तीसरा हमने लिखा ही प्रेफर्स टू सिंग टू डांस। फोर्थ हमने लिखा ही प्रेफर्स सिंगिंग टू डांसिंग। अब यहां पर आप देखोगे हमने फोर एग्जांपल्स लिखे हैं जिनमें हमने प्रेफर वर्ब का यूज करा। ये है, ठीक है, ये है, ये है,
और ये। अब हमें पता है कौन कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रेफर के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा टू सिंग, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिखा डांसिंग, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिखा इन्फिनिटिव, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिखा जेरेंड, ऐसे है ना। तो जो प्रेफर वर्ब है, अगर हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें तो हम इन्फिनिटिव या जेरेंड में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों ही सही है। ही प्रेफर्स टू सिंग भी सही है, ही प्रेफर्स डांसिंग भी सही है। होता क्या है, इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में हम इन्फिनिटिव या जेरेंड में से किसी को भी ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। देखो, प्रेफर है, लव है, हेट है, लाइक है, स्टार्ट है, बिगिन है। तो ये हमारी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में हम इन्फिनिटिव या जेरेंड में से किसी को भी ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना ये खुद आईएनजी फॉर्म में ना हो। अगर ये वर्ब खुद आईएनजी फॉर्म में है तो फिर इनके बाद इन्फिनिटिव ही लिखना है ऑब्जेक्ट बना के, लेकिन अगर ये वर्ब खुद आईएनजी फॉर्म में ना हो तो आप इन्फिनिटिव या जेरेंड कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने लिखा ही प्रेफर्स टू सिंग, वो भी सही है, ही प्रेफर्स डांसिंग, वो भी सही है। अब यहां पर हमने लिखा ही प्रेफर्स टू सिंग, तो ये सही होना चाहिए। ठीक है, ये सही है भी अगर ये केवल इतना ही लिखा हो, लेकिन अब जो इसके बाद आप टू लिख रहे हो ना, ये प्रेपोजिशन है। प्रेफर वर्ब जो होती है वो ट्रांसिटिव होती है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट को जब हमें किसी से रिलेट करना होता है तो हम टू प्रेपोजिशन लिखते हैं। तो ये टू प्रेपोजिशन है, अगर ये टू प्रेपोजिशन है तो इसके बाद हमें जेरेंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में कोई भी वर्ब लिखोगे तो जेरेंड फॉर्म में आएगी। ये डांस तो जेरेंड फॉर्म नहीं है, तो बेस फॉर्म है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये सही है, ये सही है, ये इसकी वजह से गलत हो गया। दूसरे में आ जाओ। अब हमने लिखा ही प्रेफर सिंगिंग, तो सिंगिंग जो है ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रेफर का। डांसिंग जो है ऑब्जेक्ट किसका है, टू प्रेपोजिशन का। ठीक है, तो ये सही हो गया। अब हमारे दिमाग में आएगा कि जो टू है ये तो प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद तो हमें जेरेंड डांसिंग ही लिखना है, लेकिन प्रेफर के साथ तो हम इन्फिनिटिव या जेरेंड कोई भी लिख सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पे टू सिंग लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद तो आपको जेरेंड डांसिंग ही लिखना है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रेफर वर्ब है, जैसा कि हमें पता है हम इसका इन्फिनिटिव या जेरेंड कुछ भी लिख सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पे टू सिंग लिख दें, तो आंसर है नहीं, अब नहीं लिख पाओगे। केवल ही प्रेफर्स टू सिंग लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन अब चूंकि ये टू प्रेपोजिशन है, इसके बाद आपको जेरेंड लिखना है, और इस जेरेंड को आप रिलेट करोगे इस वर्ब से, तो फिर ये भी जेरेंड ही होनी चाहिए। अब वो इन्फिनिटिव आप नहीं लिख सकते। अगर ये टू डांसिंग ना लिखा होता तो आप इन्फिनिटिव लिख सकते हो, ही प्रेफर्स टू सिंग। तो प्रेफर वर्ब को लेकर ये जो बातें ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब हमें इंप्रूवमेंट बताना है, कैन यू प्लीज गिव मी लीव फॉर 2 days। अब जो गिव वर्ब होती है इसका यूज हम करते हैं ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में। आपके पास कोई चीज है, आप किसी दूसरे को दे दो, ट्रांसफर कर दो। ठीक है, प्लीज गिव मी दैट बुक, प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे कुछ। यहाँ पे लीव मांगी जा रही है, तो लीव जो है ना वो एक तरीके से परमिशन मांगी जा रही है, तो गिव वर्ब इस कॉन्टेक्स्ट में परमिशन के नहीं यूज होती है। यहाँ पे हमें वर्ब यूज करनी पड़ती है ग्रांट, तो ये जो गिव वर्ब हमने यूज कर रखी है बच्चे, ये भी गलत है। ठीक है, और ये भी गलत है। ग्रांट वर्ब ट्रांसिटिव होती है, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, टू प्रेपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं होती, ट्रांसिटिव वर्ब होती है, तो ये भी गलत है, तो ये आंसर। ग्रांट करना मतलब एग्री करना, कोई पर्सन कुछ आपसे मांग रहा है, कुछ चाहता है, तो जैसा वो करना चाहता है, जैसा मांगता है वैसा एग्री कर जाना, ये होता है ग्रांट करना, मतलब एक तरीके से परमिशन देना। तो हमें पता भी है कि लीव वर्ब जो है वो ग्रांट वर्ब के साथ कोलोकेट करती है, ये इनका कोलोकेशन है। तो ग्रांट लीव वर्ब के साथ में, लीव के साथ में ग्रांट वर्ब का यूज करें। ठीक है, कैन यू प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अगला देखिए, पीपल वॉन्ट टू सॉ द होम टीम विन द गेम। करेक्शन करना है, आसान है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप जान ही गए होंगे। ये वांट हमारी मेन वर्ब है, और इस वर्ब के बाद हमने इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, पीपल वांट व्हाट डू पीपल वांट, तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने किसको बनाया है, एक वर्ब को, तो वांट वर्ब के साथ में हम इन्फिनिटिव्स को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। ये आप लोग पहले से जानते भी होंगे, नहीं तो ध्यान रखना कि वांट वर्ब के साथ में इन्फिनिटिव्स ऑब्जेक्ट बनते हैं। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉ जो है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वो तो सेकेंड फॉर्म है, तो गलत हो गया। तो लिख दो टू सी, पीपल वांट टू सी, तो जो बी पार्ट है ये गलत है। ठीक है, इससे पहले वालों में इसमें ए पार्ट गलत था। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। वो वर्ड ढूंढिए जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट हो, तो आज ढूंढ लेते हैं। ब्रिलियंट की स्पेलिंग सही है, पैरोल की स्पेलिंग भी सही है। पैरोल होता है ना जो लोग जेल में बंद होते हैं, उनको कुछ दिन के लिए जेल से बाहर आने का किसी कारण विशेष से मतलब मौका मिलता है, तो उसको पैरोल बोलते हैं, ये भी सही है।
सीज की स्पेलिंग भी सही है, कैरियर की गलत है, तो ये हमारा आंसर है। इसकी सही स्पेलिंग होती है CARRIER, कैरियर। कैरियर का मतलब कैरी करने वाला, ढोने वाला, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ना जिसके। अगला देखो, इफ somebody asks you something यू आंसर इट करेक्टली। अब हमें बताना है उस ब्लैंक में हम क्या फिल करें। तो फिल करने से पहले देखिए आपका सब्जेक्ट है यू, ठीक। यहां पर हमने एक नीड्स वर्ब लिखी है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। यू थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट तो है नहीं, सेकंड पर्सन है, ये गलत। ये जो नीड्स है ये गलत, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गए, तो हमारा आंसर हो गया ये। इफ somebody asks you something, अगर कोई आपसे कुछ पूछता है, you need to be able to answer it correctly, तो ये जरूरी है कि आप इतने सक्षम हो कि आप उसको सही जवाब दे पाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस ग्रोटेस्क बर्ड इज नोन फॉर टेकिंग हनी फ्रॉम वाइल्ड बीज नेस्ट्स एंड हैज नो फेदर्स ऑन इट्स हेड। अब यहां पर ये जो वर्ड हमने लिखा ना ग्रोटेस्क, इसका मतलब होता है वेरी बैड, ठीक है, डिटेस्टेबल, हॉरिबल, बहुत बुरा, भयंकर, भयानक, ये इसके मीनिंग होते हैं। अब हमें इसका बताना है क्या, सिनोनिम, ये लिखा ना, दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है इसका सिनोनिम क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा अनप्लेजेंट, हालांकि अनप्लेजेंट इसका आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ के तब आंसर देना है। कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर करें तो उस क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना चाहिए, उसके सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए, भले ही पहला पार्ट जो है वही आंसर हो, पहला ऑप्शन ही आंसर हो, लेकिन पढ़ने सारे चाहिए। तो अनप्लेजेंट है, गैलेंट्री है, इल्यूसिव है, फिजिबल है। तो देखो, गैलेंट्री का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्रेवरी, जैसे गैलेंट वर्ड होता है ना, गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव, तो गैलेंट्री का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्रेवरी। गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। तो गैलेंट्री का मतलब वीरता, ठीक। एल्यूसिव आ गया, एल्यूसिव का मतलब कुछ ऐसा विच इज हार्ड टू फाइंड और अचीव, कुछ ऐसा जिसको पाना, प्राप्त करना मुश्किल हो, ठीक है। फिजिबल आ गया, फिजिबल का मतलब वर्केबल, अटेनेबल, मतलब कुछ ऐसा जिसको अटेन किया जा सकता, अचीवेबल है। एक तरीके से देखें तो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। फिजिबल का मतलब है अचीवेबल, जिसको अचीव किया जा सकता है, अटेनेबल, जिसको अटेन किया जा सकता है, मतलब वर्केबल, ठीक है। तो इनके मीनिंग तो उसका सिनोनिम नहीं हो रहे हैं ग्रोटेस्क का, तो ग्रोटेस्क का सिनोनिम यही हो जाएगा, अनप्लेजेंट। अगला देखिए, एंटोनिम बताना है इस वर्ड का। अब यहां पर हमें एक वर्ड दिया गया है, क्या है, डोरमेंट। डोरमेंट का हमें एंटोनिम बताना है। तो देखो, डोरमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, डोरमेंट का मतलब होता है लेथार्जिक, स्लॉथ, ठीक है, मतलब धीमा, लैकेडाइस्कल। ठीक है। अब अगर हम इसका सिनोनिम देखें, एंटोनिम बताना, अच्छा एंटोनिम तो फिर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेजी इसका सिनोनिम है, लेजी जो है ना वो सिनोनिम है डोरमेंट का, हमें बताना है एंटोनिम, तो इसका हो जाएगा एक्टिव। डार्क का मतलब, लूजर का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस, अच्छा वॉइस चेंज करनी है भाई। देखो क्या दिया है, विवेक स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। स्पेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, ये जो हमने स्पेंट लिखा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब्स का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें वॉज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लॉट ऑफ मनी जो कि सिंगुलर है, तो जब आप उसे सब्जेक्ट बनाओगे उसके साथ वॉज लिखना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंट। अब देखो वॉज स्पेंट कहाँ लिखा, यहाँ तो वॉज स्पेंट लिखा नहीं तो गलत, यहाँ पर वॉज स्पेंट लिखा नहीं, गलत, यहाँ पर वॉज स्पेंड लिख रखा है जबकि स्पेंट लिखना चाहिए, थर्ड फॉर्म स्पेंट होती है, स्पेंड तो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये गलत, ये आंसर। अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंट बाय विवेक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कराटे टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर। अब हमें यहाँ पर क्या चेंज करना है इसका बच्चों, ध्यान से देखो नरेशन। तो देखिए, द कराटे टीचर आस्क्ड मी, सब में आस्क्ड में लिखा हुआ है, बढ़िया। वाई आर यू एबसेंट द डे बिफोर, द डे बिफोर को हम यस्टरडे में चेंज करते हैं। होता क्या है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यस्टरडे द डे बिफोर हो जाता है, तो जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओगे तो द डे बिफोर यस्टरडे हो जाएगा। तो इसमें द डे बिफोर को यस्टरडे नहीं लिखा तो ये गलत हो गया, इसमें भी यस्टरडे नहीं लिखा तो ये भी गलत हो गया।
इसमें यस्टरडे लिखा है, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी यूज किया तो ये ठीक है। इसमें यस्टरडे लिखा है, ठीक है, और यू के साथ में वर्ब यूज कर दी वॉज, यू प्लूरल होता है तो उसके बाद वॉज आ नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, ये आंसर। द कराटे टीचर आस्क्ड मी व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो जब आप अब ये डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है, ये जो वर्ब है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा हैड बीन, ठीक है, और यस्टरडे जो है वो द डे बिफोर हो जाएगा। चेंज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिव पैसिव वॉइस। अच्छा, फिर वॉइस चेंज करने वाला क्वेश्चन है, देखो भाई क्या क्वेश्चन दिया है। द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट। एक्सप्लेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, तो चेंज करोगे पैसिव तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अब एक्टिव वॉइस में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, द लेटेस्ट असाइनमेंट, तो द लेटेस्ट असाइनमेंट को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के इसके साथ आपको वॉज प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो आपको लिखना पड़ेगा द लेटेस्ट असाइनमेंट वॉज एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पर हैड एक्सप्लेन्ड लिखा है तो ये गलत, वॉइस में टेंस नहीं चेंज होता, ध्यान रखना। यहाँ पर हैज बीन एक्सप्लेन्ड लिखा है, गलत। यहाँ पर हैड बीन एक्सप्लेन्ड लिखा है, गलत, ये आंसर। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम। ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू। ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू का मतलब होता है बच्चे की कोई पर्सन है उसने कुछ ऐसा कर रखा है जो कि उसकी बदनामी का कारण है, मतलब जिसकी वजह से उसके नंबर कट रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उसको जज करते हैं, ठीक है। कोई पर्सन है, मान लो उसने कोई ऐसा काम किया या कोई ऐसी गलती की जिसकी वजह से उसको जज किया जाता है, लोग उसके बारे में गलत धारणा बनाते हैं, गलत ओपिनियन रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी एक्शन को, ऐसी डीड को, ऐसे एक्ट को कहा जाता है ब्लैक मार्क अगेंस्ट यू, ठीक। अब ऑप्शन क्या है, अ टफ जॉब एट हैंड, ना। अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, ना। एन अनएग्जीक्यूटेड टास्क, ना। एन ऑफेंस विच अफेक्ट्स योर रेपुटेशन। एक ऐसा अपराध, एक ऐसी गलती जो कि आपके रेपुटेशन को अफेक्ट करती है, ठीक है। अगला देखो, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। अब हमें बताना है इसमें क्या गड़बड़ है। तो इसमें गड़बड़ ये कि जो हमने ब्रदर इन लॉज लिखा है ना, ये ब्रदर्स इन लॉज होता है, ब्रदर्स इन लॉ होता है एक्चुअली, ब्रदर्स इन लॉ। वैसे तो आप लोग जानते भी होंगे लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं क्या होता है कि जो ब्रदर इन लॉ हम लिखते हैं ना, इसमें इन लॉ प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ब्रदर नाउन है। तो जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं ना वो मॉडिफायर होती हैं। तो जब हम ब्रदर इन लॉ लिखते हैं तो इन लॉ जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो मेन नाउन ब्रदर को मॉडिफाई करती है। ये हमें सबको पता ही है कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो फ्रेजेस होती हैं वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मॉडिफायर्स होती हैं। यहाँ पे इन लॉ जो हम लिखते हैं ये मॉडिफायर है, मेन नाउन है ब्रदर। तो हमें पता है कि जब भी हम कभी किसी कंपाउंड नाउन को प्लुरल करते हैं तो वहां पे जो मेन नाउन होता है उसको प्लुरल किया जाता है, मॉडिफायर को कभी प्लुरल नहीं किया जाता। तो इन लॉ जो है वो मॉडिफायर है, मॉडिफायर जो नाउन है उसको प्लुरल नहीं किया जाता, तो इसका प्लुरल होता है इन ब्रदर्स इन लॉ। अब जैसे ब्रदर्स इन लॉ लिखा है वैसे हो जाएगा मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। तो आप सबको पता भी होगा। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें यहाँ पर एक वर्ड दिया गया, इसका सिनोनिम बताना है। वर्ड क्या है, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कुछ ऐसा जो अब चलन में नहीं है, मतलब अब चलन से बाहर हो गया, ठीक है। बेल बॉटम पैंट हो गई, ठीक है, आउटडेटेड हो गई, अब उसको यूज नहीं करते लोग। तो कोई भी चीज ऐसी जो अब यूज नहीं होती, पहले जब होती रही होगी तब होती रही होगी, ठीक है, एंशियंट हो गई। तो इसका सिनोनिम बताना है। अब ऑप्शन क्या क्या है, मॉडर्न, ये तो एंटोनिम ही हो गया एक तरीके से, इसका बताना सिनोनिम है। ब्लर, ब्लर का मतलब विच इज नॉट क्लियर, आउटडेटेड, ये आंसर है। इंपल्स का मतलब विम होता है, सनक होता है, विम, वगैरी, ठीक है। इंपल्स का मतलब होता है सनक, ठीक है। तो आउटडेटेड हमारा आंसर है। ऑब्सोलीट का मतलब विच इज नो लॉन्गर इन यूज, आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अच्छा, एंटोनिम बताना है, किस वर्ड का एंटोनिम बताना है भाई, पॉजिटिव वर्ड का। अब देखो ये जो वर्ड है ना पॉजिटिव बेटा, इसका मतलब होता है डर, लैक, स्कैरसिटी, शॉर्टेज, कमी। तो पॉजिटिव वर्ड का मतलब होता है कमी, ठीक है।
हमें बताना है इसका एंटोनिम। ऑप्शन क्या कह दिया? ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब सैड होता है, ग्लूमी का मतलब सैड होता है, ठीक है। वीक का मतलब कमजोर होता है, फीबल, ठीक है। लाइकली का मतलब प्रोबेबल होता है, लाइकली का मतलब कुछ ऐसा जिसके होने के चांसेस हैं, प्रोबेबल है। प्लेंटी का मतलब होता है अबंडेंट, पर्याप्त, बहुत ज्यादा, यही है आंसर। तो स्कैरसिटी का एंटोनिम हो गया प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब अबंडेंट, ठीक है। अगले देखो भाई, दिस स्टैंड डैश बाई लाइम जूस। अब यहां पर एक हमने सब्जेक्ट लिखा है दिस स्टैंड, इसके साथ हमें वर्ब लिखनी है। बाई लाइम जूस जो हमने लिखा है इसको पढ़ के आप समझ गए कोई डूअर है, ठीक है। स्टेन काम नहीं करेगा, स्टेन के ऊपर कोई और काम करेगा, तो सब्जेक्ट डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। अब आप सबको पता है कि ऐसी वर्ब्स जिनका सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है बल्कि कोई और डूअर होता है वो पैसिव वॉइस में लिखी जाती हैं, ठीक है। कैन रिमूव पैसिव वॉइस नहीं है, हैज रिमूव्ड पैसिव वॉइस नहीं है, हैड रिमूव्ड पैसिव वॉइस नहीं है, कैन बी रिमूव्ड पैसिव वॉइस है, तेरा आंसर। दिस स्टेन कैन बी रिमूव्ड बाय लाइम जूस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स जिसको यूजुअली एज अ प्रेजेंट दिया जाता है, नहीं लोग मिल जाते हैं पार्टी वगैरह में, कभी किसी मिलते हैं तो उसको गिफ्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं बुके। बुके की स्पेलिंग होती है BOUQUET, ठीक है। बुटीक एक जगह होती है, कोई दुकान वगैरह होती है जो एक्सपेंसिव महंगे आइटम्स को बेचती है। बास्केट टोकरी होती है, पता ही है। ब्रेसलेट पीस ऑफ ज्वेलरी है, सबको पता ही है। तो उसको कहते हैं बुके, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। अगला देखिए, टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, ये इडियम है, ठीक है। और हमें इस इडियम का मतलब बताना है। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कि कोई चीज ऐसी जिसकी कीमत आपको एक टांग और एक हाथ से चुकानी पड़े, ठीक है। आप देखो सबको पता है कि हमारा स्वास्थ्य जो है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ शरीर जो है वो सबसे बड़ी संपदा है। अब मान लो कोई चीज ऐसी है जिसको पाने के लिए आपको अपनी एक टांग और अपने एक हाथ गंवाना पड़ा, तो ये बहुत भारी कीमत है। किसी चीज को पाने के लिए कौन सी चीज ऐसी पाओगे कि आप अपंग होकर जीवन भर जियो, है ना। तो टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा कीमत होना, बहुत ज्यादा कीमत चुकाना। वेरी चीप, अरे ना। वेरी इजी ना, वेरी कॉस्टली, यस। इफ समथिंग कॉस्ट यू एन आर्म एंड लेग तो इसका मतलब वो बहुत महंगी है, ठीक है। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, एक ऐसी जगह जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइन्स, कॉइन्स को जहां पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो अगर आप लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं तो उसको हिंदी में बोलते हैं टकसाल, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिंट। मिंट वैसे पुदीना भी होता है मसाला, लेकिन वो नहीं, मिंट एक जगह भी होती है जहां पर कॉइन्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ठीक है। वेयर हाउस होता है जहां पे स्टॉक होता है चीजों का, ठीक है। माइन खदान होती है जहां से मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, मेटल्स निकलती हैं। फैक्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है जनरल चीजों की, कोई जरूरी नहीं है कॉइन्स की होती होगी, ठीक है। अरेंजमेंट वही बताना है। देखो PQRS वाले क्वेश्चंस आ गए। Once the oven is preheated, you can put the dish in the oven. Okay. While the oven is preheating, you should prepare the ingredients. ठीक है. The dish will need to be baked for 30 minutes. ठीक है. The first step in the process is to preheat the oven. ठीक है. अब ये बेसिक से है, मतलब स्ट्रक्चर, और बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर है जिसको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। हमें उस प्रोसीजर के सीक्वेंस बताना है कि उस प्रोसीजर का सीक्वेंस है। तो पढ़ के आपको समझ में आया होगा। इसमें देखो मैं कुछ हिंट्स आपको देता हूं, हिंट्स आपको बताता हूं। देखो पहला हिंट है, शुरुआत होगी डी से। डी में लिखा हुआ है ना, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज टू प्री हीट द ओवन, कि पहला स्टेप क्या है प्रोसेस का, कि आप प्री हीट करो ओवन को। फिर उसके बाद में क्या होगा, वाइल द ओवन इज प्री हीटिंग, अब जब ओवन प्री हीट हो रहा है, यू शुड प्रिपेयर द इंग्रेडिएंट्स, तो अपने वो जो मसाले वगैरह वो तैयार कर लो, ठीक है। वंस द ओवन इज प्री हीटेड, और जब एक बार ओवन प्री हीट हो जाए, जब तक प्री हीट हो रहा है तब तक आपको ये करना है, और जब प्री हीट हो जाए तो आप डिश को ओवन में रख दो, ठीक है। तो कहने का मतलब बी के बाद में ए आएगा। अब ओवन में रख देने के बाद क्या होगा, द डिश विल नीड टू बी बेक्ड फॉर 30 मिनट, और फिर उसको 30 मिनट तक बेक करना है। ओवन में रखने के बाद ही बेक करोगे, पहले तो नहीं कर पाओगे। तो ये जो डी पार्ट सी पार्ट है लास्ट में आएगा। वैसे तो आसान है, इतने की जरूरत नहीं थी बताने की, लेकिन फिर भी चलो।
तो डी से शुरुआत होगी, सी लास्ट में आएगा, बी के बाद ए आएगा, तो कुल मिला के हमारा सीक्वेंस बनेगा डी बी ए सी, ये बनेगा। देखो कहां दे रखा है, ये नहीं दे रखा, गलत, ये नहीं दे रखा, गलत, ये दे रखा डी बी ए सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये आ गया क्लोज टेस्ट। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है, पढ़कर फिर इसके ऑप्शंस होंगे, वो उनमें से हमें आंसर बताना है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके 10-20 सेकेंड के लिए अपने आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अनाउंस्ड दैट इट विल बी डैश न्यू सैंक्शंस ऑन रशिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि ये करेगी रशिया पर नए क्या वो करे, वो हमें देखकर ऑप्शन बताना है। द सैंक्शंस आर इन रिस्पॉन्स टू रशियाज अलीज्ड इन्वॉल्वमेंट इन द रिसेंट साइबर अटैक ऑन, ये दो वर्ड एक साथ लिख के आप अलग अलग पढ़ना इन्हें, अटैक ऑन द यूएस गवर्नमेंट। द सैंक्शंस विल टारगेट रशियन ऑफिशियल्स एंड कंपनीज दैट आर ठीक है, believed to have played a role in the attack. The US government has also dashed 10 Russian diplomats from the country. The cyber attack, which was discovered in December 2020, is believed to have been carried out by a group of hackers backed by the Russian government. The hackers dash able to gain access to a number of US government agencies and major corporations. The attack is considered to be one of the most significant cyber dash in history. The new sanctions are part of a broader effort by the US government to hold Russia dash for its actions. The US has previously imposed sanctions on Russia for its annexation of Crimea and its involvement in the conflict in Ukraine. ठीक है, अब पढ़ लिया कि मतलब यूएस पर एक साइबर अटैक हुआ, उस साइबर अटैक के लिए मतलब वो रशिया को वो आरोपी लगा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने उस पर कुछ सैंक्शंस भी लगा दिए, ऐसे ऐसी कहानी। चलो ठीक है, आसानी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शंस। तो पहले वाले में लिखना है इट विल बी। अब विल बी के लिए ऑप्शन क्या दे रखा है, इम्पोजिंग, इम्पोज्ड, इम्पोजेस। ठीक है, तो इम्पोजिंग आ जाएगा, बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। पैसिव हम बना भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जो इट है वो डूअर है, तो हम लिखेंगे इट विल बी इम्पोजिंग। अगला क्या है, एक्सेल्ड, एक्सपेल्ड, एक्सप्लोडेड, एक्सपेंड। तो ऑप्शन क्या था, एक मिनट, सेकंड कहाँ है, ये रहा। द यूएस गवर्नमेंट हैज आल्सो डैश 10 रशियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम द कंट्री से 10 रशियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है। तो निकालने को क्या कहेंगे, एक्सेल करना है, एक्सपेल करना है, एक्सप्लोड करना है। एक्सप्लोड करना मतलब विस्फोट होता है, तो इसे एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड कर देना मतलब निकाल देना। ठीक है, और एक्सेल का मतलब होता है किसी से बेहतर होना, एक्सीलेंट होना, किसी से बेहतर होना, तो वो तो इलॉजिकल मीनिंग है। एक्सप्लोड का मतलब फट जाना, फूट जाना। एक्सपेंड का मतलब फैलाना, तो ये एक्सपेल आंसर है कि यूएस गवर्नमेंट ने क्या करा है, 10 रशियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है देश से। उसके बाद में क्या जाएगा, द हैकर्स डैश एबल टू गेन एक्सेस। अब एबल जो है ना वो एडजेक्टिव, उससे पहले में वर्ब लिखनी है, तो हैड लिखें, हैज लिखें, वर लिखें, वॉज लिखें। तो हैकर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो वॉज तो आएगा नहीं, ऐसे ही गलत हो गया। एबल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले कोई लिंकिंग वर्ब भी आ सकती है, हैड और हैज लिंकिंग वर्ब है नहीं, तो ये दोनों ऐसे ही गलत हो गए, तो आंसर है वर। द हैकर्स वर एबल, हैकर्स जो थे वर एबल टू गेन एक्सेस, हैकर्स जो थे वो एबल थे कि उनको एक्सेस मिल गई, किस चीज की एक्सेस मिल गई, टू अ नंबर ऑफ यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, द अटैक इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइबर डैश इन हिस्ट्री। अब अटैक आ जाएगा इसमें, जब यहाँ पे लिख ही रखा है अटैक, ठीक है, तो वही कॉम्प्लीमेंट बनेगा, यहाँ पे साइबर अटैक आ जाएगा। और ऊपर कहीं पे लिखा भी था इससे पहले कि साइबर अटैक, ये लिखा है ना साइबर अटैक ऑन यूएस गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जो साइबर मॉडिफायर लिखा है इसके साथ में एडजेक्टिव नाउन आएगा अटैक। वन ऑफ साइबर अटैक्स, वन ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है ना, तो यहाँ पे अटैक्स आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा,
अटैक इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइबर अटैक्स इन हिस्ट्री. The new sanctions are part of a broader effort by the US government to hold Russia dash. वो रशिया को करना चाहते हैं, क्या मतलब होल्ड करना चाहते हैं वो हमें बताना ऑप्शन देखकर. ऑप्शन दे रखे हैं अकाउंटेड, अकाउंटेबल, काउंटर बैलेंस, ऑफसेट. तो अकाउंटेबल आ जाएगा. होल्ड समबडी अकाउंटेबल का मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना. मेड समबडी रिस्पॉन्सिबल. टू होल्ड समबडी अकाउंटेबल. टू होल्ड समबडी अकाउंटेबल का मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना. ठीक है, चलिए तो ये हमारा डिस्कस हो गया पेपर. बाकी आप सभी अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, सीख ही रहे होंगे, वीकली टेस्ट आप ऐसा देते ही होंगे. ठीक है, ये हम मान रहे हैं. ठीक है, और ऐसा ही होगा. तो आप इसी तरीके से बढ़िया से मेहनत करते रहिए, खूब अच्छे से सीखिए, पढ़िए. ये वीकली टेस्ट होता है, इसको जरूर अटेम्प्ट किया करिए, और फिर हम इसका डिस्कशन भी आपके साथ डिटेल में करते ही हैं. ठीक है, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक. खूब पढ़िए, खूब पढ़िए. थैंक यू, बाय बाय.